फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपना हिंदी का एक न्यू वीडियो लेके, एक न्यू चैप्टर लेके। यहाँ नीर का निर्माण फिर जिसका तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिस चैप्टर का, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ से इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, लेखक परिचय जो होता है उसको विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे, और नीर का निर्माण का शाब्दार्थिक अर्थ क्या है, ठीक है, ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है, उसी के विषय में इस वीडियो में हम लोग फुल्ली तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और 2017 में एक लेखक, तुम लोग को लगता होगा भैया लेखक परिचय से क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, तो 2017 में एक लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये नहीं पढ़ोगे एक एक लाइन को तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन बताएंगे और उसको देखना तुम लोग कि भैया हाँ एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी हम लोग एक एक मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। 90 मार्क्स, देखो एक एक मार्क्स जोड़ के ही 90 मार्क्स आएगा। क्या पता लेखक परिचय से 1 मार्क्स आ जाए। ठीक है, 2017 में आया था, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो लेखक परिचय को भी ध्यान से पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो कविता है उसके भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो लेखक परिचय, नीर का निर्माण कविता, ये क्या है, एक कविता है। नीर का निर्माण क्या है, नीर का निर्माण फिर क्या है, कविता। इसमें नीर का अर्थ क्या होता है ये सब हम लोग जब कविता का भावार्थ पढ़ेंगे तो वहां पे आराम से समझेंगे। ठीक है, तो नीर का निर्माण फिर क्या है, एक कविता है। ठीक है, इस कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी है, सबको पता है हरिवंश राय बच्चन जी है। इस कविता के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। ठीक है, वो सब तो ठीक है, ये कायस्थ क्या होता है तो अभी के लिए इतना समझ लो। कायस्थ मतलब एक जाति का नाम है, जाति समझते हो ना, कायस्थ मतलब एक जाति का नाम है, एक समुदाय का नाम को क्या बोलेंगे, कायस्थ बोलेंगे। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, कायस्थ परिवार में हुआ था, अर्थात कायस्थ जाति में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। किनका जन्म, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, जो कहाँ यूपी में है। ठीक है, उसके नज़दीक प्रतापगढ़ जिला है, उसमें ही बाबूपट्टी नामक एक छोटा सा गांव है, वहीं पे हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का नाम क्या है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी था। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, बाल्यकाल मतलब बचपन, बाल्यकाल मतलब बचपन में इन्हें अर्थात किसे, हरिवंश राय बच्चन जी को, इन्हें अर्थात किन्हें, हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन कहा जाता था। ठीक है, हरिवंश राय, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, यहाँ बच्चन कैसे नाम पड़ा वो भी अभी पढ़ेंगे, कहानी है उसके पीछे भी। ठीक है, अभी समझ लो जो हरिवंश थे, ठीक है, श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव के पुत्र हरिवंश राय, ठीक है, उनको ही बचपन में बच्चन कहा जाता है। बच्चन कौन कहते थे, परिवार वाले जो लोग थे, माता पिता या परिवार वाले जो भी लोग थे, वही हरिवंश राय को क्या बोलते थे, बच्चन कहते थे। अब ये बच्चन का अर्थ क्या होता है, तो बच्चन का अर्थ होता है बच्चा या संतान। एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, कि बच्चन का अर्थ क्या होता है, शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चन का अर्थ क्या होता है, बच्चन का अर्थ होता है बच्चा या फिर संतान। ठीक है, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के पीछे अपना जो सरनेम होता है, टाइटल होता है, उसको नहीं लगाता। वो लोग जाति पाति को नहीं मानते। ठीक है, जाति पाति को मिटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने सर के पीछे जो नाम के पीछे जो सरनेम लगा रहता है, टाइटल लगाता है, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी भी उसी प्रकार के आदमी थे, ये जाति पाति को नहीं मानते थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे पहले लगता था श्रीवास्तव। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने नाम के पीछे जो श्रीवास्तव था उसको हटा दिया। ठीक है, बड़े होकर श्रीवास्तव सरनेम मतलब वही टाइटल को हटाकर या बच्चन शब्द का प्रयोग करने लगे और उसी उपनाम के साथ हिंदी साहित्य जगत में मशहूर हो गए, फेमस हो गए। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, देखो अब हरिवंश राय श्रीवास्तव इनका नाम होता। ठीक है, लेकिन श्रीवास्तव एक जाति का नाम है, एक जाति, विशेष जाति से संबंधित है। तो ये जाति पाति से माने भेदभाव से पूरा मुक्त थे। ठीक है, ये भेदभाव को नहीं मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब हम श्रीवास्तव लिखेंगे तो एक विशेष जाति से संबंधित हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, उस श्रीवास्तव नाम को हटा दिया। ठीक है, उसके पीछे क्या लगा दिया, बच्चन लगा दिया। अब बच्चन तो एक शब्द है, बच्चन का अर्थ क्या होता है, बच्चा या संतान। बच्चन किसी जाति से संबंधित नहीं है, किसी भी समुदाय से संबंधित नहीं है,
नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने नाम के पीछे क्या लगा दिया, बच्चन। अब इनका नाम क्या हो गया, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनका नाम क्या हो गया, हरिवंश राय बच्चन। अब बच्चन बोलने से किसी विशेष प्रकार के समुदाय, किसी विशेष प्रकार की जाति से इनका कोई संबंध नहीं था, इसीलिए जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने पीछे जो श्रीवास्तव का सरनेम था, टाइटल था, उसको हटा के क्या लगा दिया, बच्चन लगा दिया। बच्चन इनके माता पिता बचपन में प्यार से इन्हें बोलते थे। ठीक है, इन्होंने कायस्थ पाठशाला में उर्दू की शिक्षा ली। इन्होंने अपने जो शुरुआती जीवन में क्या किया, पहले उर्दू भाषा की शिक्षा ली। कायस्थ पाठशाला जो थी वहीं से उन्होंने क्या किया, उर्दू भाषा की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। अगर तुमको कानून की पढ़ाई पढ़ना है, लॉ की पढ़ाई पढ़ना है, तो तुम्हें उर्दू भाषा सीखना पड़ेगा। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को कानून की पढ़ाई पढ़ना है तो उसे कौन सी भाषा सीखना पड़ेगा, उर्दू भाषा सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने भी कानून की पढ़ाई पढ़ना चाहा होगा, उसीलिए इन्होंने क्या किया, कायस्थ पाठशाला जो था वहाँ से इन्होंने क्या किया, उर्दू जो भाषा है उसकी शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन पॉइंटों के माध्यम से थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़े हैं, इसको लिख लो, आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन के जीवन से संबंधित कुछ विशेष पॉइंटों को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया। ठीक है, तो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, अंग्रेजी में क्या किया, एमए, मास्टर इन आर्ट्स। ठीक है, ये एक डिग्री है। ठीक है, ठीक है, एमए की एक डिग्री है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रयाग विश्वविद्यालय जो कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से क्या किया, एमए की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एमए के बाद होता है, देखो पहले बीए होता है, फिर एमए होता है, फिर पीएचडी होता है। जैसे क्लास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उससे पहले बीए की डिग्री लेना पड़ता है, फिर एमए की डिग्री लेना पड़ता है, फिर पीएचडी की डिग्री लेना पड़ती है। ठीक है, आगे तुम लोग भी पढ़ोगे तो तुम लोग भी लोगे। ठीक है, तो उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये दूसरी जगह है, विदेश में। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है, विदेश में। वहाँ से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईटस की कविताओं पर शोध कर पीएचडी की पूरी की। ठीक है, अगर तुमको किसी विषय में पीएचडी करना है तो क्या करना पड़ता है, कुछ अगर हिंदी साहित्य या फिर अंग्रेजी साहित्य के विषय में, अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेके तुमको पीएचडी करना है। ठीक है, तो किसी लेखक के कविताओं को शोध करना पड़ता है, फिर अपना जो भी वो कविता है, ठीक है, जो भी वो लिखता है कवि, ठीक है, उसके विषय में क्या तुम समझा है, अपना एक थ्योरी पेपर देना पड़ता है। फिर जो भी होता है, जो भी टीचर तुम्हारा होता है, वो तुमको पीएचडी की डिग्री देता है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो विदेश में है वहाँ पे गए थे ये। ठीक है, और वहाँ से W.B. ईटस की नामक एक कवि थे। ठीक है, उनकी अंग्रेजी में जो उनकी कविताएं थी उनके विषय में ये पढ़े और वो क्या समझे उसी के बारे में अपना रिसर्च पेपर दिया और अपना पीएचडी की डिग्री जो होता है वो अपना पूरा किया। ठीक है, इन्होंने सन 1926 ईस्वी में श्यामा नामक स्त्री से विवाह किया, परंतु टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हरिवंश राय बच्चन अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया आए। ठीक है, इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या किया, सन 1926 ईस्वी में श्यामा नामक महिला से शादी कर लिया। ठीक है, श्यामा नामक महिला से क्या कर दिया, शादी कर लिया। लेकिन श्यामा जो थी उनको एक टीबी की बीमारी हो गई, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो समझ में आया ना। हरिवंश राय बच्चन ने 1926 ईस्वी में श्यामा नामक स्त्री से विवाह किया, परंतु उन औरत को क्या था, टीबी की बीमारी थी, जिसके कारण उस औरत की मृत्यु हो गई। मतलब इनकी पहली पत्नी जो थी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, सन 1941 ईस्वी में बच्चन जी माना हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने क्या किया था, अपना सरनेम चेंज कर दिया था। ठीक है, सरनेम चेंज कर दिया था मतलब सरनेम को हटा दिया था और उसके जगह पे एक शब्द का प्रयोग किया था, बच्चन शब्द का प्रयोग किया था, जो उनके माता पिता उनको प्यार से बचपन में बुलाते थे। तो बच्चन बोलने का मतलब यहाँ कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। तो पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद, टीबी के कारण पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन 1941 ईस्वी में तेजी सूरी नामक पंजाबी महिला से शादी कर लिया। कौन, हरिवंश राय बच्चन जी। तेजी सूरी नामक पंजाबी महिला से शादी कर लिया, जो रंगमंच मतलब वही नाटक उटक से संबंधित, फिल्म से संबंधित तथा गायन से जुड़ी हुई थे। मतलब तेजी सूरी क्या करती थी, रंगमंच नाटक उटक करती थी, फिल्म से संबंधित थी और गायन से संबंधित, गाने बजाने से संबंधित थी। ठीक है, उनका कार्य क्षेत्र उधर था। तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन के 2 पुत्र हैं।
के 2 पुत्र हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। ओहो, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो हमारे अमिताभ बच्चन हैं, ठीक है, उन्हीं के पिताजी हैं, उन्हीं के क्या हैं, पिताजी। ठीक है, अमिताभ बच्चन का नाम तो सुने होंगे, ठीक है, शाहिंशाह फिल्म तो देखोगे, ठीक है, वही अमिताभ बच्चन। ठीक है, उन्हीं के पिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, समझ आ रहे, बच्चन, ये बच्चन देखना तुम अमिताभ बच्चन से ही, मैंने ये टाइटल कभी नहीं सुने हो तुम लोग। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उन्हीं के फैमिली का टाइटल है। क्यों? क्योंकि ये टाइटल है ही नहीं, ये क्या एक शब्द है। ओरिजिनल में इन लोग का टाइटल जो था, सरनेम था, वो क्या था, श्रीवास्तव था। लेकिन जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, श्रीवास्तव टाइटल को हटा दिया और सब नाम के पीछे क्या लगा लिया, बच्चन। अब ये जो बच्चन है वही उनका क्या हो गया, सरनाम, सरनेम, उपनाम बन गया, टाइटल बन गया। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन किनके पुत्र है, तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र है। अमिताभ बच्चन का ही एक भाई है, कौन, अजिताभ बच्चन। इनका तो नाम तुम लोग सुना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुम लोग फिल्म देखता है, फिल्म से संबंधित अमिताभ बच्चन है, तो इनके बारे में तुम लोग जानते होगा। इनके बारे में हम भी नहीं जानते और कोई मैंने उतना नहीं जानता जितना अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन कौन है, देखिए, अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है, ये तो सबको पता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अभिनेता मतलब एक्टर, अभिनेता मतलब एक्टर, हीरो, अपना हीरो। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन कौन है, एक अभिनेता है, एक्टर है, हीरो है। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय किया है। अब तेजी बच्चन क्या करती थी, नाटक उटक करती थी। ठीक है, शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर कौन है, एक अंग्रेजी लेखक है। तो शेक्सपियर ने क्या किया था, अंग्रेजी में बहुत सारा नाटक किया था। अब अगर यहाँ पे इंडिया के ऑडियंस जो है वहाँ पे तुम अंग्रेजी में नाटक करोगे तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सब हिंदी समझता है। तो अब शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों को हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या किया, हिंदी में अनुदित कर दिया, मतलब हिंदी में अनुवाद कर दिया। और उसी नाटक को हिंदी में जब अनुवाद किया तो उसी नाटक को किसने दोहराया था, किसने किया था, तेजी सूरी ने। यानी तेजी सूरी जो उनका शादी करने के बाद उनका नाम क्या हो गया, तेजी बच्चन हो गया। ठीक है, तो इन पॉइंटों को तुम लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए ऐसा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा ठीक है, थका थका लग रहा है, थोड़ा सा तबीयत खराब था इसलिए वीडियो भी नहीं बनाए थे इतना दिन से। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो वीडियो बना रहा है, तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो इस पॉइंटों को तुम लोग लिखो, इसके बाद वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको लिखो तब तक। अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। अध्यापन किया अर्थात पढ़ाने लिखाने का कार्य किया। अध्यापन, अध्यापन मतलब एज ए टीचर पढ़ाने लिखाने का कार्य किया। तो बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। पूछेगा कि बच्चन जी ने अपने शुरुआती जीवन में किस विश्वविद्यालय में कार्य किया। ठीक है, अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने लिखाने का कार्य किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कौन सा काम किया, देखो, ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। जो फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय, ठीक है, वहाँ पे एज ए हिंदी एक्सपर्ट के रूप में, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने यहाँ पे काम किया। रहे मतलब वहाँ पे हिंदी विशेषज्ञ के रूप में, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, विदेश मंत्रालय होता है, वहाँ पे इन्होंने हिंदी एक्सपर्ट के रूप में, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में काम किया। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तुम लोग को पता है राजनीति से संबंधित है ये सब चीज़ें। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा वहाँ से संबंधित है, तो वहाँ के ये सदस्य, राज्यसभा जो है, ठीक है, टीवी में देखे होंगे, न्यूज़ में सुने होंगे, वहाँ के ये सदस्य भी रहते हैं, मेंबर भी रह चुके थे। ठीक है, कौन, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, अब उनके जीवन के बारे में आगे थोड़ा पढ़ते हैं। 18 जनवरी 2003 ईस्वी को मुंबई में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1907 में इनका जन्म हुआ और 18 जनवरी 2003 ईस्वी को इतने महान हिंदी साहित्यकार, कविकार का निधन हो गया। कहाँ पे निधन हुआ, मुंबई शहर में हुआ। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पता है अमिताभ बच्चन फिल्म जगत से संबंधित सभी लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो ये अपने पुत्र के साथ मुंबई में रहते होंगे और वहीं पे उनका 2003 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब इनकी थोड़ी प्रमुख रचनाओं के बारे में समझते हैं। हरिवंश राय बच्चन की उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मधुशाला जो 1835 ईस्वी में
ये हुआ था, बहुत फेमस है कृति काव्य, बहुत फेमस कविता है, ठीक है, मधुशाला, ठीक है, रट लो एकदम पूरी तरह, किताब में नहीं होगा लेकिन आएगा एमसीक्यू में। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद मधुबाला, मधु कलश, खादी के फूल, दो चट्टानें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, उनमें से बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। मधुशाला उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है मधुशाला 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, रट लो एकदम, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। हाँ, 2017 में जो क्वेश्चन आया था ना, पुरस्कार से आया था, तुम लोग सोच भी नहीं सकते पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए 5 को पुरस्कार यहाँ पे लिखाएंगे। जितना भी अभी हम लोग एक दिमाग में ये खुद सोच लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेखक के बारे में, अगर तुमको लेखक के बारे में पूरा नहीं पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके पुरस्कार के बारे में, उनकी रचनाओं के विषय में और उनके जन्म से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सब थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, कौन से पुरस्कार से हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी कविताओं के लिए, उनके रचनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। तो दो चट्टानें जो उनकी रचना थी, उसके लिए 1968 ईस्वी में इन्हें हिंदी कविता का साहित्य अकादमिक पुरस्कार, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, जो किनको मिलता है, साहित्य से संबंधित जो लोग हैं, हिंदी या इंग्लिश की कविताएं जो लिखते हैं, स्टोरी जो लिखता है, उनको ही मिलता है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। भारत सरकार जो है वो ये अकादमिक पुरस्कार देते हैं। तो दो चट्टानें हैं, देखो यहाँ पे दो चट्टानें किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है दो चट्टानें, उसके लिए सन 1968 ईस्वी में, कब, सन 1968 ईस्वी में 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमिक पुरस्कार, हिंदी कविता के, अंग्रेजी के लिए हिंदी कविता के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। पूछेगा एमसीक्यू में, ठीक है, क्या पूछेगा कि साहित्य अकादमिक पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को किस कविता के लिए कब मिला था। तो दो चट्टानों के लिए, दो चट्टानें उनकी जो रचना थी उसके लिए 1968 ईस्वी में मिला था। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट में देखो, इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम याद रखना, ठीक है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये भी एक पुरस्कार है, ठीक है। अब सोवियत संघ तुम लोग को पता है एक देश है, ठीक है, वहाँ का जो होता है, क्या होता है, सबका दूतावास होता है, ठीक है। तो सोवियत देश है और जो भारत है, उन दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए क्या करता है, वो लोग क्या करता है, हमारे जो कविकार है, रचनाकार है, उनको क्या करता है, अवार्ड देता है, ठीक है। और किस नाम से अवार्ड देता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत दूसरा देश है और नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों को मिला के, उन दोनों का माने सोवियत और भारत के मित्र जो देश है, उन दोनों में दोस्ती है, इसको प्रमाणित करने के लिए, इसी को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, जो सोवियत देश है, हमारे जो रचनाकार है उसको अवार्ड देता है, ठीक है। वही अवार्ड किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। नहीं समझ में आया, इतना याद रखना, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको मिला था, अपनी रचनाओं के कारण हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। हाँ, अब क्वेश्चन 2017 में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो 2017 में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, 1 मार्क्स में, एक मार्क्स हम लोग के लिए जरूरी है। हम लोग का टारगेट क्या, हम लोग का मेन टारगेट है, मेन फोकस है क्या, फुल में फुल मार्क्स करना, फुल में फुल जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, ठीक है। देखो अगर तुम सोचो कि भैया इतना राइटर के बारे में पढ़ेंगे, कविता कब पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो बाबू एक मार्क्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अमृत का एक बूंद भी मिल जाएगा तो तुम अमर हो जाएगा ना, उसी समझ लो ये जो लेखक है, क्या पता इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। 2017 में देखो कैसे पूछा था कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किन रचनाकार को मिला था। 4 गो ऑप्शन था, ये वो ये, उसी में से एक हरिवंश राय बच्चन जी। अगर तुम ये नहीं पढ़ के जाओगे डिटेल में तो क्या तुम उस क्वेश्चन को कभी कर पाओगे, नहीं, तुक्का मार के आओगे। 1 मार्क्स तुम्हारा वहाँ से चल गया। ऐसे एक मार्क्स करके अगर सारे रचना के 18 गो चैप्टर है, 18 गो लेखक के बारे में 1 मार्क्स करके 2 मार्क्स करके पूछ दिया तो क्या सारा चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए लेखक के बारे में भी पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ तो तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा, पॉइंट के माध्यम से लिख दिए, इसीलिए अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर तुम्हारा टारगेट अगर 90 है तो तुमको लेखक के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट है कि तुम लोग को पेपर में 91 मार्क्स भी इधर उधर ना लेखक से छूटे ना इधर से छूटे, कविता से छूटे, ठीक है। इसलिए हम लेखक के बारे में भी इतना ध्यान से इतने पॉइंट के माध्यम से पढ़ा रहे, तो तुम लोग भी उम्मीद है कि तुम लोग भी उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब तीसरा देखो, हरिवंश राय बच्चन को एफ्रो एशियाई, एफ्रो है, ठीक है, फ्रो है,
फॉर, ठीक है, अफ्रो एशियाई के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद करना, ठीक है, कि हरिवंश राय बच्चन जी को अफ्रो एशिया, ये सब अवार्ड है जिसे तुम लोग देखता है टीवी में, बहुत सारा अवार्ड मिलता है बहुत सारा प्रकार का, उसी प्रकार के साहित्य से संबंधित बहुत सारा प्रकार का पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है। तो क्या है, अफ्रो एशियाई के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, किसे, हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है। उसके बाद देखो, बिरला फाउंडेशन ने इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया, ठीक है। तो बिरला फाउंडेशन बोल के एक अवार्ड ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, बिरला फाउंडेशन तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखा था, आत्मकथा मतलब अपनी बायोग्राफी, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखा था। तो उसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन जी को बिरला फाउंडेशन ने क्या किया, सम्मानित किया और सरस्वती सम्मान दिया, सरस्वती सम्मान से उनको सम्मानित किया गया उनकी आत्मकथा के लिए, ठीक है। अब 5वां अवार्ड देखिए, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, भारत सरकार द्वारा मिलता है। भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो भारतीय सरकार ने भी क्या किया, अब हरिवंश राय बच्चन इतनी सारी कविताएं लिखे, इतने सारे रचनाएं लिखे, अब भारतीय शिक्षा के संबंध में भी इतना सारा काम किया, अब भारतीय सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब भारतीय सरकार द्वारा जो सम्मान मिलता है ना, सबसे उच्चतम सम्मानों में से एक है। तो सरकार ने क्या किया, भारतीय सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में, कब, 1963 ईस्वी में साहित्य मतलब हिंदी की कविता उविता, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान था उसके लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। किन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1963 में हरिवंश राय बच्चन जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ तुम लोग को लिखा होगा पद्म, इसको हलंत बोलते हैं, इसका मतलब होता है आधा दो, ये जिसके पीछे लग जाए उसका मतलब होता है, उसका उच्चारण होता है आधा, पद्म, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये क्या है, पद्म भूषण, भारत रत्न या पद्म विभूषण, ठीक है, ये सब जो पुरस्कार मिलता है ये बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलता है और ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला बहुत उच्चतम, बहुत मान्यता प्राप्त पुरस्कार है। तो 1963 ईस्वी में अपने जो साहित्य के क्षेत्र में इतना जो योगदान दिया, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया, उसके लिए हरिवंश राय बच्चन जी को क्या मिला, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा जो लेखक परिचय है उसके बारे में खत्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, कविता के विषय में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कविता के लाइनों के भावार्थ को समझेंगे, पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे। जब तक तुम लोग इसको लिख लो जल्दी से। अब हम लोग जो नीर का निर्माण है कविता है, ठीक है, उसके विषय में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा लेखक परिचय खत्म हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा कविता के विषय में पढ़ लेते हैं कि कविता का मोटिव क्या है, ठीक है। अब हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कविता क्या है, नीर का निर्माण, फिर ये एक कविता याद रखना, ठीक है। विधा बोल के एक पुस्तक है, ठीक है। टाइप क्या है, कहानी है, निबंध है, तो तुम लोग क्या लिखना है, कविता लिखना है, ठीक है। विधा क्या होता है बताएंगे बाद में कभी डिटेल में अच्छे से, ठीक है। या हरिवंश राय बच्चन की संत रंगिनी काव्य संग्रह से लिया गया है, अर्थात काव्यों का संग्रह, कविताओं का संग्रह, बहुत सारी कविताओं को मिला के किताब मिला, ठीक है। उस किताब का नाम दिया गया संत रंगिनी, उसी से नीर का निर्माण, हमारा जो नीर का निर्माण फिर लिया गया है, ठीक है। तो याद रखना किस काव्य संग्रह से लिया गया है, संत रंगिनी। एमसीक्यू में एक मार्क्स में जरूर पूछेगा, सेंटअप तक जरूर पूछेगा या फाइनल तक, तुम जब तक तुम्हारा माध्यमिक बोर्ड होगा तब तक एक बार अगर क्वेश्चन एग्जाम दिए तो जरूर एक बार पूछेगा, ठीक है। क्या कि नीर का निर्माण फिर कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो संत रंगिनी से लिया गया है। यह कैसी कविता है, यह एक आशावादी कविता है, ऐसी कविता जिसको पढ़ के तुमको लगे हाँ आगे चलकर भविष्य में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम बहुत उदास है, तुम कुछ काम कर रहा है, तुम कुछ भी, मानव जो होता है कोई भी कुछ काम करता है, ठीक है। अब कुछ काम को करने के बाद क्या होता है, वो काम निष्फल हो जाता है, कुछ जो भी रिजल्ट हम लोग चाहते थे वो रिजल्ट हमको नहीं मिलता था, या फिर जो भी हम करना चाहते हैं, अभी वीडियो बनाना चाहता है, समझ लो अभी वीडियो पूरा खराब हो गया, ठीक। तो अभी हम क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा गाना सुन लेते हैं, तो हम लोग क्या होता है, हाँ मोटिवेट हो जाते हैं, फुल्ली मोटिवेट हो जाता है कि भविष्य में सब कुछ होगा, जो होगा क्या होगा, अगली बार बनाएंगे तो बन जाएगा वीडियो, ठीक है, या अगली बार तुम पढ़ोगे तो अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, आशावादी चीज़ें है, ठीक है।
तो इस कविता को पढ़ के तुम भविष्य के प्रति सचेत तो ये हो जाओगे कि हाँ जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। अभी जितना भी खराब हो रहा है आगे चल के हम अगर मेहनत किए तो सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, आशा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशावादी कविता मतलब जिसको पढ़ने के बाद तुमको ऐसा लगे कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे अगर मेहनत किए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस प्रकार की कविता को क्या बोलेंगे, आशावादी कविता। पढ़ाएंगे तो तुमको लगेगा, ठीक है। नीर का निर्माण फिर क्या है, एक आशावादी कविता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कवि के जीवन में पढ़ाएंगे, अभी डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं। कवि के जीवन में बहुत सारी मुसीबत आते हैं, उस मुसीबत से कवि कैसे सामना करता है, उसके मन में सब भविष्य के लिए कैसी कैसी आशाएं हैं, ठीक है। उसको लगता है सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसी सब चीज़ों को कविता में कवि ने अपने पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। और थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक लाइन में अगर पूछा नीर का निर्माण फिर कविता के माध्यम से कवि क्या समझाना चाहता है, तो ये चीज़ समझाना चाहता है। इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं ना भाई, पढ़ने से पहले उस चीज के बारे में क्या बोलना चाहता है, क्या है उस कविता में, उस थोड़ा सा समझ लेते हो, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो यह कविता हमें सिखाती है, कौन कविता, नीर का निर्माण फिर। अभी डिटेल में हम लोग एक एक पंक्ति का अर्थ को समझेंगे अगली वीडियो से, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझ लो, यह कविता हमें सिखाते हैं कि वर्तमान समय में जो भी मुसीबत घटित हुई है उससे दुखी होकर हार मानकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए आशावान बने रहना चाहिए। बने रहते हुए फिर से अपने काम काज में जुट जाना चाहिए, ठीक है। वर्तमान समय में अभी तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबत है, मुसीबत आया, तुम्हारा एग्जाम आ गया, ठीक है भैया 50 दिन बचा एग्जाम है, ठीक है, उससे तुम हार मान गया, हार मान के अब कुछ नहीं होगा, हार मान के अब बैठ गए तो कुछ होने वाला नहीं है। तुम भविष्य के प्रति आशावान, हाँ हम 50 दिन में पढ़ेंगे, 50 दिन में ये सब कुछ अच्छा आ जाएगा, जितना मेहनत करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तुम भविष्य के प्रति क्या है, आशावान है कि हाँ अगर मेहनत किया, अभी भी कम समय में तुम मेहनत किया तो क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार की ये कविता हमें सिखाती क्या है कि जो भी मुसीबत आए वर्तमान समय अभी तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आए उससे तुम हार मान के बैठ मत जाओ, ठीक है। उससे तुम डर गया, ठीक है, मुसीबत आया डर गया, ठीक है, और तुम काम काज को छोड़ मत दो, ठीक है। तुम भविष्य के प्रति आशावान बने रहो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी चीज को अपने दिमाग में रखो और अपने काम काज में जुट जाओ, सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही चीज हमें क्या सिखाती है, कविता के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। कविता की जब पंक्तियों को पढ़ेंगे तब इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यह कविता हमें क्या सीख देती है या क्या सिखाती है कि वर्तमान समय में जितनी भी मुसीबत आए उससे हार मान के बैठ मत जाओ, क्या हो अपने अंदर एक आशा की, एक नई उम्मीद की किरण लाओ, ठीक है, कि भविष्य में जो भी करेंगे कामकाज अगर मेहनत किए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी उम्मीद के साथ अपने कामकाज में जुट जाओ और ये आशा हमेशा रखना, ये उम्मीद हमेशा रखना कि जो भी कामकाज करेंगे जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो भविष्य होगा वो उज्जवल हो जाएगा। इसी प्रकार की सीख हमें इस कविता के माध्यम से मिलती है। तो इस समय इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लंबा हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या क्या पढ़े, लेखक परिचय पढ़े, कविता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, ठीक है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। और अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, नीर का निर्माण फिर जो है कविता उसकी पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।